हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि डीएनए स्ट्रैंड के अंदर कूटलेखन स्ट्रैंड का आपको सीक्वेंस दिया है, तो आपको एमआरएनए का सीक्वेंस बताना होगा। और जब कभी भी आपको कोडिंग स्ट्रैंड पे पूछे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जहां जहां पर थाइमिन है वहां वहां पर यूरेसिल कर देना है। एडेनिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल, CGAUG। टेम्पलेट स्टैंड मिले तो उसमें क्या करना होता है, टेम्पलेट स्टैंड पर सदा क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। लेकिन जब कूटलेखन आपको दिया जाए तो जैसा सीक्वेंस है उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दीजिए, वो एमआरएनए का सीक्वेंस बन जाएगा। मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वायरस के डीएनए को फॉस्फोरस 32 से और प्रोटीन को सल्फर 35 से नामांकित करते हैं तो रूपांतरण के बाद कौन सा अणु जीवाणु कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। ये बात हो रही है हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट की। समझते हैं इसको किस तरीके से कि कौन सा बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलेगा। ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज है। इन्होंने, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसको लेबल किया S35 से, इसके डीएनए को लेबल किया, क्योंकि सल्फर कहां मिलेगा, प्रोटीन के अंदर मिलेगा। जो वायरस होता है उसमें प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। प्रोटीन में सल्फर होता है, जब इसको लेबल किया गया तो इसका प्रोटीन होता है वो सल्फर 35 से लेबल हो जाएगा। और डीएनए के अंदर हमें पता है कि क्या मिलते हैं, फॉस्फोरस मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोरस होता है। जब इसको लेबल किया तो इसके अंदर फॉस्फोरस इसके डीएनए में आ गया। अब इसको बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करवाया, तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। इसके अंदर किसी प्रकार का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं देखा गया। और इसके अंदर क्या मिला, फॉस्फोरस 32 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कौन ट्रांसफर हुआ है, डीएनए ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि फॉस्फोरस किसके अंदर था, डीएनए के अंदर था। और फॉस्फोरस 32 हमें इकोलाई की सेल में मिल रहा है, इसका मतलब आगे स्थानांतरित कौन हुआ, 32। यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इस सेल के अंदर यहां पर क्या मिलता, S35 भी मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इसी से पता चला था कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए होता है। तो पूछना ये चाह रहा है कि कौन सा अणु जीवाणु कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होगा, तो केवल फॉस्फोरस मिलेगा, सल्फर आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगला कौन सा है, एक मिसमैच पेयर है, उसको छांटना है। बिल्कुल पहला ऑप्शन है, बिल्कुल ये गलत गलत बताना है इसमें। पहली बात सही है, अक्ष प्रकार का लिंग निदान टिड्डी यानी ग्रासहोपर में मिलेगा। एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या मिलती है, कोडोमिनेंसी सह प्रभाविता मिलती है, ये बात भी सही है। मटर के अंदर मंड संश्लेषण यानी स्टार सिंथेसिस बहुविकल्पी, बहुविकल्पी यानी मल्टीपल एलील नहीं होता। मल्टीपल एलील किसका एग्जांपल है, एबीओ ब्लड ग्रुप का। इसका मतलब यही गलत हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। टीएच मॉर्गन ने सह लगनता के बारे में बताया था। ध्यान रखना हर चीज को, इन पे सेपरेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि अक्षो प्रकार का लिंग निर्धारण किस में मिलता है, टिड्डे के अंदर मिलता है, एबीओ ब्लड ग्रुप है, सह प्रभाविता मिलती है। ध्यान रखना एबीओ ब्लड ग्रुप में सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस और बहुविकल्पी दोनों गुण पाए जाते हैं, मल्टीपल एलील। अगला, वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी दी किसने दी थी, सटन और बोवेरी ने दी थी। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो किसने दिया था, वो दिया था टीएच मॉर्गन ने। इसके बाद में यहां पर भी मिसमैच को छांटना है, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर। हीमोफीलिया एक लिंग सह लगन अप्रभावी विकार है, बिल्कुल सही बात है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल अप्रभावी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी मिलती है 21 क्रोमोसोम पे, ये भी सही बात है। इसका मतलब गलत कौन सी हो गई, टर्नर सिंड्रोम। क्योंकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो कैरियोटाइप होता है वो क्या होता है, X0 ये होता है। यहाँ लगन मतलब कोई जीन लगा हुआ नहीं होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो अक्ष क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंट होता है वो, तो ये इनसे अलग हो गया। ये देखिए एक चीज को ध्यान में रखिए, हमारे जो सिलेबस में दे रखे हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड, यही दो कौन सी डिजीज हैं, लिंग सहलगन है, लिंग सहलगन अप्रभावी।
सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। बाकी के जितने डिजीज हैं सारी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है भाई। किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित, इसमें भी कई बच्चों को कंफ्यूजन था, जिसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। अब यहां देखिए GIFT, इसमें किसको करेंगे, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या कर रहे हैं, गेमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। पूछा किसको जा रहा है, एम्ब्रियो को पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये नहीं होगा। यहां पर भी GIFT, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, दो तो अपने आप ही गई। इसके अंदर क्या होता है, ICS इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होते हैं, ओम का साइटोप्लाज्म होगा, उसमें स्पर्म इंजेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हमें पूछा जा रहा है एम्ब्रियो के बारे में, ये नहीं होगा। तो बच गया कौन, ये बच गया जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, इसके अंदर कहां करते हैं हम, जाइगोट से लेकर एट ब्लास्टोमियर तक का जो एम्ब्रियो होता है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जबकि IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर है, इसके अंदर मोर देन एट ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के एम्ब्रियो को कहां ट्रांसफर करेंगे, हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहां भ्रूण का पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। यौन संचारित रोगों का सही विकल्प है उसको चयन करना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। देखो यहां आ गया मलेरिया, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें आ गया मलेरिया, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यहां आ गया कैंसर, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बच गया कौन सा, ये बच गया, यानी सुजाक, सिफिलिस, जेनेटल हर्पिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पिस। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आप देख लीजिए, पूरी जानकारी नहीं है तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को ऐसा ढूंढिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, ऑटोमेटिक ऑप्शन आपके अलग होते चले जाएंगे। मैच करना है कौन सी इनमें से गर्भ निरोधक विधि का सही कार्य करने की विधि सही मेल है, सही कौन सी उसको छांटना है। ट्यूबेक्टोमी यूट्रस को अंतरोपण के लिए अयोग्य बनाना, बिल्कुल सही नहीं। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, इसको महिला नसबंदी बोला जाता है, एक स्थायी विधि होती है बर्थ कंट्रोल की। दूसरी है मुंह से गोली लेना, यानी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो अंडोत्सर्ग और ओवुलेशन को रोकती है, बिल्कुल सही बात है। डायाफ्राम स्पर्मिसाइडल और यूट्रस के अंदर फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं, नहीं। कॉपर आयन बढ़ाते हैं फेगोसाइटोसिस को। आईयूडीज क्या करती हैं, युग्मकों के परिवहन को रोकती है, नहीं, निषेचन को रोकती है, युग्मकों के परिवहन को नहीं रोकती है। तो यहां से आपको विधि से सही मेल करने वाला था, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्रचुरोद भवन प्रावस्था के दौरान यूटेराइन भित्ति में होने वाले कुछ परिवर्तन है। क्या परिवर्तन होंगे, कुछ परिवर्तन होंगे, देखते हैं क्या परिवर्तन होंगे। देखो कौन कौन सी फेज होती है, पहली होती है आर्तो प्रावस्था, मेंस्ट्रुअल फेज, कुछ करो सर। पहली है मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरी क्या होती है, दूसरी को पुटकीय प्रावस्था या फोलिकुलर फेज बोला जाता है। पुटकीय प्रावस्था, इसी को क्या बोला जाता है, प्रचुरोद भवन प्रावस्था या प्रोलिफेरेटिव फेज। पुटकीय प्रावस्था इसलिए बोलते हैं कि इस समय यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर क्या होती है, फोलिकल्स डेवलप्ड होती हैं। और प्रचुरोद भवन इसलिए बोलते हैं कि इस समय जो ओवरी होती है, ओवरी के यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम का वापस क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी वापस वो रिपेयर होती है। इस समय इसके अंदर जैसे जैसे डेवलप्ड होगी वैसे वैसे ब्लड वेसल्स है उनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो एंडोमेट्रियम की रक्त वाहिनियों का लंबा और कुंडलित होना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, छांटना कौन सा सही है, जिसमें एक स्ट्रक्चर आपको इधर हैप्लोइड है इधर डिप्लोइड है, यानी इनमें से ये छांटने की हैप्लोइड और डिप्लोइड। यहां देखिए सेकेंडरी oocyte कैसी होती है, सेकेंडरी oocyte क्या होगी, हैप्लोइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है, ये होती है डिप्लोइड। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट ये कैसी होगी, ये भी हैप्लोइड होगी। द्वितीयक oocyte ये हैप्लोइड है। प्राथमिक oocyte ये कैसी है,
प्राइमरी oocyte है तो ये डिप्लॉइड है। ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट ये कैसी है, ये हैप्लॉइड है। ये ओवम कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है। और स्पर्मेटिड कैसा होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। अब इधर वाली स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होनी चाहिए, इधर डिप्लॉइड होनी चाहिए, जो सही मैच कर रही है। देखो यहाँ पर दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर डिप्लॉइड, यहाँ पर हैप्लॉइड, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर हैप्लॉइड और यहाँ पर हैप्लॉइड, इसका मतलब ये भी गलत हो गई। तो यहाँ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बची है, यहाँ पर डिप्लॉइड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। देखो ये याद होगा, हम जब पढ़ते हैं जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, जर्म सेल के डिवीजन होगा तो क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। सारी की सारी स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। इनमें से स्पर्मेटोगोनिया ने ग्रोथ की तो क्या बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉइड है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे पहले वाली सारी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिप्लॉइड होंगी। उसके बाद में यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होता है, तो यहाँ पर क्या बनी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। अब oogenesis में देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, उगोनिया बनेंगे, जो क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। यहाँ पर क्या बनेगी, प्राइमरी oocyte बनेगी, वो भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। इसके बाद में यहाँ आगे बनेगी सेकेंडरी oocyte, वो क्या होती है, हैप्लॉइड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को छांटना था कि एक तरफ की स्ट्रक्चर हैप्लॉइड, दूसरी तरफ की डिप्लॉइड। मैं डायग्राम बना देता हूं पहले, उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझिए। ये पिस्टिल, ये ओव्यूल, ये वाला भाग जहां पर ये जुड़ा रहता है इसके साथ में, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये जो डंडीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या बोला जाता है, बीजांडवरंत या फर्निकल। और ये वाला भाग जहां पर जो न्यूक्लियस है इसकी बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है नाभिका या हाइलम। अब पहचानना इसके अंदर क्या पूछना चाह रही है कि एक प्रोस्पेक्टिव आवर्तबीजी बीजांड प्लेसेंटा से एक वरंत द्वारा जुड़ा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा एक वरंत से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसे अक्ष कहते हैं। मतलब इसको क्या बोला, बीजांड वरंत को, इसको इसने क्या बोला है, अक्ष बोला है। यानी प्लेसेंटा जिस वरंत के द्वारा जुड़ी, इसको इसने क्या बोला है, अक्ष बोला है। बीजांड का शरीर जिस क्षेत्र से अक्ष से संलयित होता है, यानी अक्ष से जिस भाग से यहां से संलयित हो रहा है, इसको इसने क्या बोला है, वाई बोला है। तो आपको अक्ष और वाई पहचानना है। तो देख लीजिए अक्ष क्या है, अक्ष यहाँ पर क्या है, बीजांड वरंत है, यानी फर्निकल है। बीजांड वरंत एक ऑप्शन में, दो ऑप्शन में, चलो दोनों देख लेते हैं। वाई यहाँ पर किसको, हाइलम को प्रदर्शित करा, ऑप्शन ए में आ गया कि अक्ष यहाँ पर क्या है, बीजांड वरंत है, और यहाँ पर वाई है, वो क्या, नाभिका या हाइलम है। अगला क्वेश्चन, इनमें से आपको ऐसी संरचना छाटी तो प्लोडिस्टर देखना है इनका। बीजांड का कैसा होता है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका कैसी होती है, और फंक्शनल मेगास्पोर कैसा होता है। तो बीजांड का होता है, ये डिप्लॉइड होता है। इसका मतलब दो के अंदर डिप्लॉइड है। चलो छांटते हैं। गुरु बीजाणु मातृकोशिका ये कैसी होती है, ये भी डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब ये ऑप्शन अपने आप ही छंट गया। बीजांड क्या है, क्या है, डिप्लॉइड है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। और फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला पीबीआर 322 प्लाज्मिड निम्न में से किस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। पीबीआर के अंदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ही पाए जाते हैं। इसका मतलब किसके विरुद्ध प्रतिरोधी नहीं है, ये पेनिसिलिन के विरुद्ध प्रतिरोधी नहीं है। अमरबेल या कसकट्टा किसका एग्जांपल है। अमरबेल एक बाह्य परजीवी होता है, एक्सोपैरासाइट। तो यहां पर हो जाएगा एक्टोपैरासिटिज्म, बाह्य परजीवी था। हिज प्लांट के ऊपर मिलता है, बॉडी के बाहर मिलेगा, और वहीं से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है। हमारे शरीर में कैनाबिनोइड रिसेप्टर कहां होते हैं, एल्कलॉइड में से कैनाबिनोइड के जो रिसेप्टर होते हैं वो कहां मिलते हैं, ब्रेन के अंदर मिलते हैं, मस्तिष्क में। इनमें से सही विकल्प को छांटना है। हालांकि कुछ ऐसे शब्द यहां पर यूज किए गए जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी कुछ शब्दों से आप पकड़ सकते हो। आप देखो यहां से होमोसेपियंस बीच में आ गया, इसका मतलब ये पैटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि होमोसेपियंस सबसे अंत में जाकर बना था। इसका मतलब ये छंट गया, ये तो नहीं होगा।
इसके अंदर देखो, इसमें भी होमो सेपियंस बीच में आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। दो की कहानी खत्म। अब अच्छी बात दो की। अब दो में मान लीजिए आपको ज्यादा आइडिया नहीं लगा, तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि होमो सेपियंस सेपियंस मॉडर्न मैन जो सबसे अंत में बना था, और सबसे अंत में कहां आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये सही क्रम है। वैसे क्रम आपको बताया था कि प्रोकंसल है, एक बार समझिए पूरे पैटर्न को। प्रोकंसल था, कॉमन एंसेस्टर था, इससे क्या बना था, एक तो ड्रायोपिथेकस बना था, एक इससे क्या बना था, रामापिथेकस बना था। रामापिथेकस के बाद में कौन बना था, शिवापिथेकस बना। शिवापिथेकस के बाद में कौन आ गया, केनियापिथेकस। केनियापिथेकस के बाद में कौन आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में कौन आया था, होमो हिबिलिस आया था। होमो हिबिलिस के बाद में कौन आया, होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस की 3 ब्रांचेस थी, जावा मैन, पेकिंग मैन और हेडलबर्ग मैन। ठीक है, इसके बाद में होमो इरेक्टस के बाद में आता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस की भी 3 ब्रांच थी। यहां पर कौन था, निएंडरथैलमैन बना, यहां कौन बना, क्रोमैग्नोन बना, और यहां पर कौन बना, होमो सेपियंस सेपियंस। अब देख लीजिए, पेकिंग मैन, ये रहा पेकिंग मैन। इसके बाद में हेडलबर्ग, ये रहा हेडलबर्ग। इसके बाद में निएंडरथल, ये रहा निएंडरथल मैन। ये रहा होमो सेपियंस, ये रहा अंत में होमो सेपियंस। इस तरीके से इस क्वेश्चन को छांटना था। एक रोगजनक के प्रथम बार आक्रमण से उत्पन्न अनुक्रिया क्या होगी। पहली बार जब अटैक करेगा, यानी फर्स्ट एनकाउंटर होगा, तो वो लो इंटेंसिटी का होगा, वो निम्न तीव्रता का होता है। सेकंड जो एनकाउंटर होगा वो तेज होगा, उसकी तीव्रता उच्च होगी। इसके अंदर आपका हो जाएगा निम्न तीव्रता का या लो इंटेंसिटी का होता है। अगला, कौन सी सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेती है। सहज प्रतिरक्षा यानी इनेट इम्यूनिटी के अंदर कौन भाग नहीं ले रहा है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर हम बात करते हैं कि बैरियर प्रोवाइड करवा जाते हैं। फिजिकल बैरियर होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, सेलुलर बैरियर होते हैं, साइटोकाइन बैरियर होते हैं। जहां हम सेलुलर बैरियर की बात करते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार की लिम्फोसाइट होती है, लेकिन बी लिम्फोसाइट होती है, ये ध्यान रखना, ये सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेती है। बी लिम्फोसाइट आगे टी और बी बनाएंगे, ये किसके अंदर भाग लेती है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर भाग लेती है, यानी जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है उसका निर्माण करती है बी लिम्फोसाइट। बाकी की सारी क्या है, कि सहज प्रतिरक्षा से संबंधित है। बायोगैस उत्पन्न होती है, बायोगैस के अंदर कैसी कंडीशन होती है, अवायवीय कंडीशन होती है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। वायवीय विघटन द्वारा होती है, लेकिन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसकी सहायता से भी बनती है। इसका मतलब बी और सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बी और सी दोनों बात सही हो जाएंगी आपकी। ये मैंने इसलिए लगाया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं ये। अगले, जैव नियंत्रण कारकों के रूप में कौन सा इनमें से कथन सही छांटना है। इस क्वेश्चन से भी आपको हर स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन मिल सकता है इनमें से। लेडी बर्ड, बीटल और ड्रैगन फ्लाई क्रम से एफिड और मच्छर के लार्वा से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। बेसिलस थुरेंजिस बैक्टीरिया का उपयोग तितलियों के कैटरपिलर का नियंत्रण करने में करते हैं। याद करिए, जब बीटीकोटन हमने पढ़ा था तब कहा था कि जो बीटीविस होता है उसके द्वारा 3 कैटेगरी इंसेक्ट की जो है, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा, इनका कंट्रोल कर सकते हैं। लेपिडोप्टेरा के अंदर कौन आते हैं, मोथ और बटरफ्लाई आते हैं। कोलियोप्टेरा के अंदर कौन आते हैं, सारे के सारे बीटल आते हैं। डिप्टेरा के अंदर कौन आएगा, फ्लाई और मॉस्किटो यानी मच्छर और मक्खी आते हैं। अब यहां क्या पूछा, बोलो बेसिलस थुरेंजिस बैक्टीरिया का उपयोग तितलियों के लार्वा को, तितली देखो कहां आ गई, बटरफ्लाई, लेपिडोप्टेरा के अंदर है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा जाति को कई पादपों के रोग जनकों का नियंत्रण करने के लिए उपयोग करते हैं, बिल्कुल ट्राइकोडर्मा फंजाई होती है और प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करती है। इसका मतलब सारे के सारे इसके अंदर आपके स्टेटमेंट सही है। पीबीआर एक क्लोनिंग वाहक में ओआरआई स्थल न हो तो क्या होगा। ओआरआई का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, रेप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि रेप्लिकेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्लोनिंग भाग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। प्राथमिकता किसको नहीं देंगे, एक क्लोनिंग भाग के अंदर एक प्रतिकृति उद्गम स्थल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी मार्कर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अनेक प्रतिबंधन स्थल, ये बात गलत है, क्योंकि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट होंगी तो क्लोनिंग की प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें पूछा कि प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो ऑप्शन आपको अनेक प्रतिबंधन स्थल को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बाकी उच्च प्रति संख्या यहां बनती है। बीटी जीव विष जीन की अभिव्यक्ति पौधों में निम्न के विरुद्ध प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए की जाती है। अभी जो मैंने पीछे बताया था कि बीटी जीव विष है वो 3 कैटेगरी को कंट्रोल करता है, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा। तो दो तो ये रहे, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा, एक ऑप्शन तो ये और लेपिडोप्टेरा इसमें रहा, इसका मतलब 4 और 5, 4 और 5 ये डी में रहा, ये सही हो जाएगा। अगला कौन सा जीन को कपास के मुकुल कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रविष्ट करवाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, इससे कंट्रोल करेंगे कॉटन वोल्वम को, और क्राई फर्स्ट एबी उसके द्वारा किसको कंट्रोल करते हैं? कोरन बोरर को कंट्रोल करते हैं। क्या आएगा यहां पर फिल करना, तो हमें पता है कि जीव समष्टि, समष्टि के बाद में क्या बनती है? कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी के बाद में क्या बनता है? बायोम बनता है। तो हमें यहां पूछा तो यहां क्या आ जाएगा? समुदाय आ जाएगा, कम्युनिटी, ऑप्शन ए। कम उम्र वाले जीवों की तुलना में अधिक उम्र वाले जीवों की वृद्ध संख्या वाली किस्म समष्टि में किसकी संभावना होगी? यहां क्या बता रहा है कि कम उम्र वाले, यानी ये मान लीजिए कि यह प्री रिप्रोडक्टिव, पूर्व प्रजनन, यानी कम उम्र वाले, अधिक उम्र वाले की वृद्ध संख्या इसकी तुलना में, अधिक उम्र वालों का संख्या इनकी तुलना में ज्यादा है। बताओ आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? तो आने वाले समय में पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव होते हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाएंगे, और जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो यहाँ अभी बच्चे पैदा करने वाले ज्यादा है, इसके बाद में कम आएंगे तो जनसंख्या क्या होगी? घटेगी। तो जितने कम होंगे प्री रिप्रोडक्टिव या कम उम्र वाले, उतनी जनसंख्या क्या होगी? कम वृद्धि करने की, यानी क्या संभावना होगी? कम वृद्धि करने की होगी, ऑप्शन सी। घास स्थल में खरगोश द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीय उत्पादकता। प्लांट के द्वारा जो बनाई जाती है उसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और कंज्यूमर, अब कंज्यूमर में नाम आपको यहाँ पर खरगोश दे, चाहे यहाँ पर आपको डियर दे दे, गोट दे दे, कुछ भी दे, कंज्यूमर लेवल पर जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे? अपन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। घास के मैदान और तालाब के पारितंत्र में तुलनात्मक अध्ययन में यह देखा जा सकता है कि दोनों के अंदर जैव और अजैविक घटक दोनों असमान होंगे, यानी स्थल वाला होगा या घास का मैदान होगा उसके बायोटिक एबायोटिक फैक्टर अलग होंगे, और पौंड होगा जो तालाब होगा उसके बायोटिक एबायोटिक फैक्टर क्या होंगे? अलग होंगे। तो जैव और अजैविक घटक दोनों असमान होते हैं। पारितंत्र शब्द किसने दिया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एजी टेंसले ने दिया था। लेंटाना, आइकोनिया और दक्षिणी केटफिश में क्या समानता है? ये सभी की सभी क्या है? सभी जातियां भारत की न तो संकटग्रस्त है और नहीं देशी जातियां हैं। पहली बात, संकटग्रस्त जातियां भी नहीं है, सभी मूल जातियां भी नहीं है, भारत में मिलने वाले मैमल्स भी नहीं है, तो क्या सभी भारत की न तो संकटग्रस्त है और नहीं देशी जातियां, सारी की सारी क्या ये विदेशी जातियां हैं। कौन सा कथन पृथ्वी पर पाई जाने वाली जातियों की अनुमानित संख्या के संबंध में सही नहीं है? रॉबर्ट मे ने कहा था कि कुल ग्लोबल डाइवर्सिटी कितनी है? 7 मिलियन 70 लाख, बिल्कुल सही बात है ये। कीट संपूर्ण जंतु जातियों में 70% से अधिक भाग बनाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन यहां देखिए सभी अभिकल्पित जातियों में 70% से अधिक क्या है? पादप है, ये बात गलत है, क्योंकि 70% से अधिक पादप नहीं, कौन है? जंतु हैं। पादप 22% से अधिक नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। यदि यहाँ पर ऐसा था कि सभी विकल्पित जातियों में 70% से अधिक जंतु हैं, तब ये सारे के सारे सही हो जाते। यहाँ पूछा कि कौन सा सही नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जैव विविधता की हानि के प्रभाव में शामिल है पादप उत्पादकता का कम होना, बिल्कुल सही बात है, पादप उत्पादकता कम होगी क्योंकि डाइवर्सिटी कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वातावरणीय अशांति के प्रति प्रतिरोधकता भी कम होगी, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। पारितंत्र प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल की उपयोग, पीड़क रोग चक्रों के
में परिवर्तनशीलता बढ़ना, ये भी बात से इसका मतलब सारी की सारी इसके हानि के प्रभाव में शामिल है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अनुलेखन करता है। देखो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर ये होता है प्रोमोटर है, और ये क्या होता है, ये होता है टर्मिनेटर है, और ये बीच वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन। तो किसका पूछ रहा है कि अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, प्रमोटर यहाँ स्टार्ट होगी प्रक्रिया, यहाँ जाकर खत्म हो जाएगी, इसका मतलब न तो ट्रांसलेशन इसका हुआ न इसका हुआ, हुआ किसका, ओनली स्ट्रक्चरल जीन का अनुलेखन होता, तो केवल संरचनात्मक जीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गिलापेगोस द्वीप का कछुआ और वहां रहने वाली बकरियां दोनों कोमल घास खा रहे हैं, क्या संबंध है। गिलापेगोस की बकरी यानी एबिगडन टोर्टोइज और गोट, इनके मध्य किसको लेकर हुआ था, कंपटीशन हुआ था इनके मध्य, क्योंकि दोनों का फूड हैबिटेट सेम था और एक ही फूड हैबिटेट के लिए इनके मध्य प्रतिस्पर्धा हो गई थी, कंपटीशन हो गया, तो इसमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये था, अगले वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच।